सुप्रिया श्रीने जब बात कर रही थी तो 2029 की बात नहीं कर रही थी, बिहार चुनाव की बात कर रही थी। और मुझे जितना पता है देश का कोई भी कानून, देश का जो कानून है वो कोई भी कानून राज्य सरकार के बस की नहीं है कि वो अध्यादेश लाके पलट दे, समझ गए। तो यहाँ पर भी एक झूठ परोसा गया। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप झूठ उतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो ना कि सुनने वालों को लगता है कि कुछ तो सही होगा, लेकिन जब हम जैसे लोग होते हैं ना तो सामने बताते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये कह रहे वोट चोरी का स्कैम एक प्रोपोगेंडा है, झूठ है। नहीं, ये वाला झूठ मोदी जी का क्यों नहीं बता पाते हैं? भाई मोदी जी भी तो कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। भाई हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा झूठ किसी ने नहीं बोला, तो भाई मोदी जी का झूठ क्यों नहीं बता पाते हो तुम? कौन सी बात सच बोली है? कोई 5 झूठ ये बता दे और प्रूव कर दे। सुनो एक सेकंड, अरे मैं बोल रहा हूँ 5 झूठ अगर इन्होंने प्रूव कर दिए तो, और नहीं कर पाए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं अभी माफी मांग लूंगा। और अगर नहीं प्रूव कर पाए, कॉमेडी वाला झूठ नहीं, एक्चुअल 5 झूठ जो उन्होंने देश की जनता से बोले। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पहला झूठ, हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बन रही है, मोदी जी ने कहा था हमारे देश में। नहीं बोला है। पहला हर हफ्ते यूनिवर्सिटी खोल रही है। दूसरा कि हमारे देश में हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक है, दे रहे हैं, सरकारी रोजगार दे रहे। तीसरा तीसरा 15 लाख खाते में आएंगे। तीसरा 15 लाख खाते में आएंगे। चौथा झूठ, कोरोना में 2 लाख करोड़ का पैकेज, 15 लाख, ठीक है, 20 लाख करोड़ का दिया था साहब। 20 लाख करोड़ का, 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, 20 लाख करोड़ का, और दूसरी बार फिर 20 लाख करोड़ का। हाँ। निर्मला सीतारमण जी ने पैकेज की घोषणा करी थी। और चौथा सवाल आपका ढंग से समझ में नहीं आया। चौथा सवाल ढंग से 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था कोविड की बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक है, उसका अता पता नहीं है। एक और, कोरोना के टाइम पे ही 10 बार झूठ बोला कि लॉकडाउन 10 दिन का युद्ध है, 12 दिन का युद्ध है, 15 दिन का युद्ध है, और इसके बाद खुल जाएगा, उसके बाद खुल जाएगा। वो कंटिन्यूसली झूठ बोला। नोटबंदी बाकी है अभी यार। 50 दिन बाद जहाँ चौराहे पे बुलाओगे वहाँ खड़ा हो जाऊंगा, मैं गलती मान लूंगा, ठीक। नोटबंदी तो लेने के देने पड़ गए। पहला इन्होंने सबसे बड़ा झूठ बोला हर हफ्ते यूनिवर्सिटी वाला। अब दूसरा बता देता हूँ, इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार भारत के अंदर में आप EPF। चलिए तो फिर आइए देखते हैं इस वीडियो में, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही ज्यादा तगड़ी बहस हो गई। मास्टर जी भी मौजूद हैं, शर्मा जी भी मौजूद है और कुछ भक्त भी मौजूद हैं। मतलब इनका कहना है कि मोदी जी झूठ नहीं बोलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि कौन कितना झूठ बोलता है, ये तो सबको पता ही है फिलहाल। लेकिन मसला ये है कि भक्त जो है बात सुनने को राजी नहीं होते हैं। अगर कोई सच अगर बोलता होता है तो उन्हें वो झूठ लगने लगती है। ये मसला अक्सर होता है। फिलहाल आप इस वीडियो को देखें। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। आपको वीडियो में मजा आएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करो। आइए देखते हैं, बहुत तगड़ी बहस हुई, मजा आने वाला है आपको। आइए देखते हैं। का डाटा उठाकर देख लो, ठीक है, 2017 से या 2014 से भी उठाकर देख लो तो जितना रोजगार मिला है, ठीक है, 18 करोड़ कुछ लोगों को, तो वो कितना जा रहा है, ठीक है। अच्छा, EPFO का डेटा बता रहा है कि नौकरियां मिली हैं 18 करोड़। अच्छा, वो PF फंड की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, EPFO बोलते हैं जिसे, ठीक है भैया। हाँ बिल्कुल भाई, उससे ये निर्धारित हो जाता है कि मोदी जी ने रोजगार के साधन पैदा किए हैं। यही बात है। ये तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड ही ना हो उसमें और बाद में रजिस्टर्ड हो गए हो। पहले तो PF मैंडेटरी नहीं था ना, ऑफलाइन चल रहा था। दूसरी बात, ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई है? आधार की वजह से हुई है, ठीक है, आधार की वजह से हुई है। आधार से लिंक कराने की वजह से PF मैंडेटरी हो गया। लेकिन 2 करोड़ रोजगार का मतलब क्या होता है सरकार के तहत? मोदी सरकार ने एक भी इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया क्या? मायावती और कांग्रेस की गवर्नमेंट में नोएडा बनता है, गुड़गांव बनता है, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया बनता है। बताओ कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया मोदी जी ने लगाया? ठीक है, अब ये बात करें जॉब की, जॉब सरकारी नहीं देंगे, लेकिन इतने अवसर पैदा करेंगे जिसके तहत रोजगार उत्पादन हो। अब कृषि का उत्पादन 2000 की गारंटी अधिनियम के तहत क्या था? 200 दिन का रोजगार नहीं था तो भत्ता था। तो भाई ये बताएं ऐसा कुछ। अब हमने EPFO के डाटा की बात करी तो ये उसको घुमाने लगे। अरे भाई, तो अगर कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं थी, कंपनियां अगर रजिस्टर्ड नहीं थी तो आज हो रही है ना, आज रिकॉर्ड GST मिल रहा है ना, या नहीं मिल रहा है? दूसरी बात, इन्होंने कहा एक भी इंडस्ट्री लगाई क्या
मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। जिस नोएडा में इंडस्ट्रियल एरिया की ये बात कर रहे हैं कि मायावती ने लगाया, उसी नोएडा के अंदर में व्यापारी डरा सहमा रहता था कि गांव वाले आकर सुपारी ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज उत्तर प्रदेश इकोनॉमिकल दृष्टि से भारत का नंबर 1 राज्य है। आज जेआर एयरपोर्ट, फिल्म इंडस्ट्री बन रही है। क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? इतना विकास हुआ उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। क्या बात कर रहे हैं? में जो आप कह रहे हो कि इंडस्ट्रियल एरिया बनाया या गुड़गांव में इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, जिस जगह एक दबदबा होता है, कोई गुंडा राज होता है, वहां पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। तो इनका कहना यह है कि अगर आप कह रहे हो कि मायावती और कांग्रेस के राज में अगर नोएडा में अगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित हुआ, लेकिन उसको पूर्ण तरीके से काम करने का काम भाजपा में योगी सरकार या फिर पूरी भाजपा सरकार ने करा, इनका कहना यह है। बिल्कुल भाई नोएडा भारत के अंदर में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर में है। मुझे एक बात बस इतना बता दो, उत्तर प्रदेश की नोएडा आर्थिक राजधानी कब कहलाया गया है? बताओ। नोएडा जब से बना है आर्थिक राजधानी कब घोषित हुआ? मोदी जी की सरकार में, मायावती की सरकार में, यूपीए की गवर्नमेंट में? बताओ मुझे। और इतना डरा हुआ था तो नोएडा बनना ही नहीं चाहिए था। गुड़गांव क्यों बन गया, नोएडा क्यों बन गया, चलो पटपड़गंज क्यों बन गया, ठीक है, रायबरेली में इंडस्ट्रियल एरिया क्यों बन गया, गाजियाबाद में क्यों बन गया, ठीक है। अरे मोदी जी नया नोएडा बनाए ना, हम समर्थन करेंगे उनका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना मजबूरी है क्या कि सेंट्रल से भी सरकार ना खींच ले, इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दो? भैया देखो, ये उनके गठबंधन में है, अब वो उनका अपना फैसला है। गठबंधन कुछ भी डिसाइड करे, नीतीश को बनाए भैया, मोदी जी को स्वयं बना दे या वहाँ के किसी लोकल नेता को बना दे, वो तो उनका डिसीजन है। नीतीश कुमार को अगर नहीं बनाया तो कोई मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं, नहीं कोई मजबूरी पक्ष नहीं। के लोग तो कह रहे हैं मजबूरी है। देखो भैया, मजबूरी किसी की कोई नहीं है। मोदी जी इतने सक्षम है कि तमाम मजबूरियों को एक झटके में खत्म कर सकते हैं। भैया सब कुछ है उनके पास, सब। ये क्या राइजिंग, ये क्या बोलते हैं, नई दिल्ली में लिखा है 2024 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते 10 साल में शिक्षा के क्षेत्र में हुए, बहुत हिंदी एक्चुअल में नहीं आता, मैं बंगाल से पढ़ा हुआ हूँ। 2014 से भारत में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, उनकी संख्या 10 साल में बढ़कर 700 पहुंच गई है। तो भैया क्या दिक्कत है? मैंने कुछ भी झूठ, ये न्यूज़ 18 वाले उन लोग ने देखा नहीं होगा, मैंने ऐसे ही छाप दिया ना, वो कुछ भी। कॉलेज एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, अगर हर हफ्ते भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी का अंग होते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं होते। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में 72 कॉलेज आते हैं, 72 कॉलेज, और 72 के अगर 3 कॉलेज और खोल दोगे तो 75 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने 3 नई यूनिवर्सिटी खोल दी, ये नहीं होता भाई साहब। एक कॉलेज को यूनिवर्सिटी नहीं मानते। ये बड़ी अच्छी बात कही। जब 99 पैसे में एकड़ में लैंड अडानी को दिया जाता है तो ऐसे ही लोग विरोध करते हैं, समझे। मगर वही टीसीएस कॉग्निजेंट को जब मिलता है हैदराबाद में, वहां पे कुछ नहीं बोलते, वहां पे साफ सूंघ जाता है। ऐसे ही लोग डेवलपमेंट का विरोधी हैं, समझे। एक तो पाकिस्तान बनवा लिया, और कितना बनवाओगे भैया? हैदराबाद में आप क्या कह रहे हो? टीसीएस मतलब बिहार? टीसीएस कॉग्निजेंट नहीं बना था वहाँ पे। पीछे से वो भैया बोल रहे थे कि भैया इन लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, इन लोग डेवलपमेंट के बारे में बोलते हैं। जब टीसीएस कॉग्निजेंट में 99 पैसे, एपीजे अब्दुल कलाम को नंगा कर दिया था विदेश में। इनकी बातों की कौन सी बात, इस बात का यकीन मानोगे? ये तो कुछ भी बोलते हैं यार, इनकी बातों की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों, इस पूरी जानकारी को लेकर, पूरी डिबेट को लेकर आपका अपना क्या बोलना है? मतलब यार क्या ही कहो जा भक्तों के बारे में, भाई कुछ भी कह देते हैं। और इसने पता नहीं क्या बोला था अब्दुल कलाम के बारे में। मतलब ये बहुत सारा गलत बयानबाजी करता रहता है, तमाम ऐसे डिबेटों में बहुत ही बहसबाजी होती रहती है। तो इस पूरी बहस को लेकर आपका अपना क्या बोलना है? आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।